हेलो हाय एवरीवन। मैं आप लोगों का एक रिमेनिंग पार्ट जो बार बार में आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि सर हम लोगों का छोटा सा एक पार्ट रह गया, उसको भी आप कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैं आज उसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करें तो देखिए फिनोटाइप क्या होता है। अगर यहां पर मैं कहूं कि सामान्य रूप से बच्चों से जब भी पूछते हैं तो एक ही आंसर आता है, बाह्य लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, माना बाह्य लक्षणों का अध्ययन फिनोटाइप है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी? एक्चुअल डेफिनेशन है कि एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप का एक्सप्रेशन जो है, जीनोटाइप की अभिव्यक्ति को ही हम फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप क्या है कि जीनोटाइप की अभिव्यक्ति। हम सब जानते हैं जीनोटाइप क्या है भाई, जीन का कॉन्स्टिट्यूएंट से जीन है। जीन क्या है? डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनती है बच्चों? प्रोटीन बनती है। आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। तो एक्चुअल में दिखता क्या है? प्रोटीन प्रोडक्ट हमें नजर आता है। तो यहां पर एक्सप्रेशन किसका होता है? जीनोटाइप का। जीनोटाइप का एक्सप्रेशन, जीनोटाइप की अभिव्यक्ति को हम कहते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्टडी ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जीनी संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? जीनोटाइप कहलाता है। तो जीनी संगठन का अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा? जीनोटाइप कहलाएगा। और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप आप लोग यहां पर बताएंगे जीनोटाइप की अभिव्यक्ति। तो जीनोटाइप की जो अभिव्यक्ति है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी जो है वो आपका क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि जैसे सपोज कीजिए कि मैंने लिखा ये साहब क्या है? जीनोटाइप। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। और अब इनका यदि मैं एक्सप्रेशन देखूं तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? फिनोटाइप कहलाएगा। तो यहां पर अगर इसका देखें तो हमें क्या नजर आता है? कैपिटल टी है तो बच्चों क्या नजर आएगा? टोल। कैपिटल टी आ रहा है फिर तो क्या नजर आएगा? टोल। स्मॉल टी नजर आ रहा है तो क्या आ रहा है? ड्वार्फ। तो इसका मतलब ये जो टॉल है ये फिनोटाइप है, लेकिन हमें क्या पता है कि इसका जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कि उसमें दोनों कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीनोटाइप है वो इस फिनोटाइप का निर्धारण भी करता है। तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी जीव के, अगर मैं यहां पर बात करूं, किसी भी जीव का फिनोटाइप जो है, किसी भी जीव के फिनोटाइप का निर्धारण, फिनोटाइप का निर्धारण, फिनोटाइप का निर्धारण बच्चों कौन करेगा? जीनोटाइप करता है। लेकिन जीनोटाइप का निर्धारण फिनोटाइप के द्वारा नहीं होता। फिनोटाइप के द्वारा नहीं होता। जीनोटाइप का निर्धारण जो है वो बच्चों आप लोग यहां पर बताएंगे कि फिनोटाइप के द्वारा यहां पर आप लोग बताएंगे नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर बताएंगे कि फिनोटाइप जो है ये वातावरण से प्रभावित होता है। वातावरण से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट। जबकि जीनोटाइप जो है वो आप लोग बताएंगे बच्चों ये वातावरण से
प्रभावित नहीं होता। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई एनवायरमेंट, ये वातावरण से प्रभावित नहीं होता। जबकि आप यहां पर बात करें तो ये क्या होगा, वातावरण से प्रभावित होता है। तो यहां पर फिनोटाइप और जीनोटाइप में ये बेसिक डिफरेंस है कि भैया फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप की अभिव्यक्ति, या भाई ये मॉर्फोलॉजी, भाई ये लक्षणों की स्टडी जो है। जीनोटाइप क्या है, जीनी संगठन का अध्ययन है। फिनोटाइप का निर्धारण जीनोटाइप के द्वारा होता है। लेकिन याद रखेंगे क्या, यहां पर याद आप रखेंगे कि क्या नाम है, जीनोटाइप का निर्धारण फिनोटाइप से नहीं होता। आपका फिनोटाइप जो है वो वातावरण से प्रभावित होता है। आप लोग देखिए गर्मी के दिनों में क्या नाम है, हमारी त्वचा का रंग कैसे डार्क होने लग जाता है सनलाइट के कारण, और जैसे सर्दियां आती हैं तो हमारा वापस वैसा का वैसा कलर होने लग जाता है। तो ये सब चीजें फिनोटाइप वातावरण से प्रभावित होगा, जीनोटाइप वातावरण से सामान्यतः प्रभावित नहीं होता है। वो बात एक अलग है, म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन रेयर होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा म्यूटेशन होता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हुआ फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब बात करते हैं कि साहब जीन क्या है। किसकी बात करेंगे बच्चों, जीन। देखिए जीन ऐसे कारक हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं। यानी कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ले जाने का काम जो है वो कौन करते हैं, वो आपकी साहब जीन करती है। पहले कहा जाता था क्रोमोसोम के जो सेगमेंट हैं उनको भी जीन कहते हैं, गलत। आज के टाइम में जीन की परिभाषा, पहली बात तो जीन जो शब्द था, जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीन, ये तीनों शब्द जो हैं वो किसने दिए थे, जॉनसन ने दिए। ये शब्द किसने दिए बच्चों, ये वर्ड किसने दिया, जॉनसन ने दिया। एक बात। दूसरी चीज आप लोग यहां पर बताएंगे क्या, कि जीन को आज हम परिभाषित करते हैं किस रूप में, सिस्टोन के रूप में। किस रूप में परिभाषित करेंगे, हम करेंगे रिकोन के रूप में। किस रूप में परिभाषित करेंगे बच्चों, म्यूटोन के रूप में। किस रूप में परिभाषित करेंगे यहां पर इसको परिभाषित करेंगे हम रेप्लिकोन के रूप में। तो यहां पर अगर आप लोग इनकी परिभाषाओं को समझें, अगर इनको देखने की कोशिश करें कि भैया ये क्या क्या है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, सिस्टोन क्या है, जीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। मैंने क्या कहा, जीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या कहलाती है, सिस्टोन कहलाती है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है, डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है, इस इकाई को हम लोग बच्चों यहां पर क्या कहते हैं, सिस्टोन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोन। रिकोन क्या है, डीएनए की वह सीक्वेंस जो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है, क्रॉसिंग ओवर या किसमें भाग लेती है बच्चों, रिकॉम्बिनेशन में भाग लेती है। यानी कि डीएनए की वह संरचना, डीएनए की वो सीक्वेंस जो क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय या पुनर्योजन में भाग लेते हैं। डीएनए की वह सीक्वेंस जो म्यूटेशन में भाग लेती है, डीएनए की वह सीक्वेंस जो म्यूटेशन में भाग लेती है, म्यूटोन कहलाती है। और डीएनए की वह सीक्वेंस जो डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेती है, जो डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में भाग लेती है, वो जो सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकोन कहते हैं। तो इस तरह से हम जीन को चार प्रकार से यहां पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिस्टोन, जीन क्या है, सिस्टोन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए,
डीएनए की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सिस्टोन है। डीएनए का वह भाग जो म्यूटेशन में भाग लेता है म्यूटोन कहलाता है। डीएनए का वह भाग जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन में भाग लेता है रिकोन कहलाता है। और डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेने वाला रेप्लिकोन कहलाता है। जैसे क्लियर बच्चों? ये आपका क्या हो गया? जीन। अब हम लोग आगे देखते हैं जीनोम। हम किसकी बात करेंगे? जीनोम की। देखिए जीनोम क्या है। अगर जीनोम को परिभाषित करें तो हम समझ सकते हैं कि हैप्लोइड सेट ऑफ chromosomes in an organism। किसी जीव में गुणसूत्रों का एक गुणित समुच्चय, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा? उस जीव का जीनोम कहलाएगा। जैसे मैं इन केस ऑफ किसकी बात करूं? जैसे इन केस ऑफ मैं ह्यूमन की बात करता हूं, मनुष्य की। मनुष्य के अंदर 2n बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं और n बराबर आप लोग क्या बताएंगे? 23। ये बच्चों मनुष्य का क्या हो गया? जीनोम। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी? पाइसम सेटाइवम की बात करूं। किसकी बात करूं बच्चों? पाइसम सेटाइवम की या मटर की बात करूं तो मटर के अंदर बच्चों आप लोग बताएंगे 2n बराबर 14 और n बराबर 7, यानी 2n इक्वल टू 14, तो 7 इसका क्या हो गया? जीनोम। इसी तरह से अगर आप लोग बात करें, जैसे एक केस लेता हूं मैं यहां पर किसका? हनी बी का। अगर हनी बी के केस को समझने की कोशिश करें तो हनी बी के अंदर 3 चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो बच्चों देखने को मिलती है क्वीन, ये कैसी होती है? आपकी फीमेल होती है। एक होती है बच्चों वर्कर, और ये जो वर्कर है ये भी कैसी होती है? फीमेल होती है। और एक होता है बच्चों ड्रोन। ये ड्रोन वो नहीं है जो पाकिस्तान कभी भारत की सीमाओं में भेज देता है, ये ड्रोन भैया नर मधुमक्खी है। तैयार कर लेते हैं अपन भी इस ड्रोन को पाकिस्तान की सीमा में भेजने के लिए। ड्रोन, क्वीन, वर्कर और एक मैंने क्या बताया? ड्रोन। ये जो क्वीन है, अगर इस क्वीन की बात करें तो क्वीन कैसी होती है बच्चों? डिप्लॉइड। 2n इक्वल टू 32 क्रोमोसोम होते हैं। वर्कर 2n इक्वल टू 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि ड्रोन हैप्लॉइड होता है और इसमें बच्चों कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे जीनोम की स्टडी करनी है तो मुझे क्या देखना चाहिए? गैमेट्स देखना चाहिए। क्या देखने चाहिए? युग्मक। अब युग्मक जो है वो आपके हैप्लॉइड होते हैं। या तो हम लोग क्या देखें? या तो हम देखें स्पर्म यानी कि मेल गैमिट, या हम क्या देखें? ओवम यानी कि मेल और फीमेल गैमिट को देख सकते हैं, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी आपका क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो क्वीन का तो ओवम, जिसमें अगर मैं अब यहां पर बात करूं कि भैया n बराबर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जीनोम को रिप्रेजेंट करेगा कि भैया ये क्वीन का जीनोम बता देगा। लेकिन ड्रोन की कोई भी सेल ले लीजिए आप, ड्रोन के शरीर की कोई भी सेल ले लीजिए, क्योंकि प्रत्येक सेल, ईच सेल हैज n इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम, क्योंकि इस सेल हैप्लॉइड सेल, हर सेल यहां पर हैप्लॉइड सेल है। तो कोई भी हैप्लॉइड सेल ले लीजिए, उसमें कितना डीएनए, कितने क्रोमोसोम्स हैं, वो उस जीव का क्या कहलाता है? जीनोम। अगर मैं जैसे मान लीजिए बात करूं किसकी? एल्गी की बात करूं, मैं जैसे किसकी बात करूं? फंजाई की, तो नॉर्मली ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो इनमें जितने क्रोमोसोम्स होंगे वो इनकी सेल का क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक एल्गी मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड है, तो उसकी कोई भी सेल ले लीजिए वो जीनोम को रिप्रेजेंट करेगी। तो जीनोम क्या है? किसी भी जीव के अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय, उस जीव का क्या कहलाता है बच्चों? जीनोम कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जीनोम के बाद में हम लोग बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। हम किस पर बात करेंगे बच्चों? मोनो
हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक लक्षण को ध्यान में रख, ये ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप आ गया। अगर अब आपको ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप निकालना है तो 1:2:1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1:1, 2:4:2, 1:1, फिर वापस 2 से डबल कर दो, 2:4:2, 4:8:4, 2:4:2 और 1:1, 2:4:2, 1:1। और अगर आपको टेस्ट क्रॉस भी निकालना हो तो 1:1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1:1:1:1, फिर 1 1 1 और 1। इस तरह से आप लोग 8 बार एक 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 आपका जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से आप इनके रेशियो निकाल सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है जैसे जीनोटाइप पूछे तो हो सकता है 2 को पहले लिख दे, आप तो काउंट कर लीजिए, 2 कितनी बार आएगा 4 बार, 1 कितनी बार आएगा 4 बार, 4 कितनी बार आएगा 1 बार। बस ये देख लीजिए, सीक्वेंस देख लीजिए आप, तो बाकी तो फिर सब चीजें ठीक है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करें रेसिप्रोकल क्रॉस। किसकी बात करेंगे जी? रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करें तो हम लोग क्या बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई मेल है और ये कोई क्या है फीमेल। सपोज कीजिए मेल यहां पर टोल है, फीमेल यहां पर क्या है बच्चों ड्वार्फ है। कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस करवाया तो F1PD में सारे के सारे प्लांट हमें ऑल प्लांट्स आर टोल, सारे के सारे प्लांट हमें कैसे मिले? टोल मिले। दूसरी तरफ देखें, अब सपोज कीजिए कि मैं फीमेल को तो ले लूं टोल, मेल को ले लें ड्वार्फ, तो भी F1PD में सारे के सारे प्लांट्स ऑल प्लांट्स आर टोल। मतलब कि कोई कैरेक्टर है उसको एक बार मैंने मेल के लिए ले लिया, उसी कैरेक्टर को फिर बाद में मैंने फीमेल के लिए ले लिया, लेकिन F1 जनरेशन के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। रिजल्ट दोनों कंडीशन में सेम, वाइस वर्सा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। अब बच्चों बात करते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और एक हमने क्या ले लिया बच्चों? टेस्ट क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी आपने क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी का, और आपको F1 में क्या मिला? हेटेरोजाइगस मिलते हैं। F1 में आपको क्या मिलते हैं? हेटेरोजाइगस मिलते हैं। देखिए F1 का क्रॉस अब हम लोग यहां पर बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये F1 है, इस F1 का क्रॉस आप चाहे तो इसके साथ करवा दें, चाहे आप इसके साथ करवा दें, यानी कि F1 को कहा पीछे जाओ और किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाओ, बैक जाइए और क्रॉस कर लो, नाम दे दिया बैक क्रॉस। यानी कि F1 का क्रॉस हम
डोमिनेंट होमो जाइगस के साथ करें या F1 का क्रॉस हम रिसेसिव होमो जाइगस के साथ करें। दोनों ही क्रॉस आपके क्या कहलाएंगे? बैक क्रॉस। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी के साथ कर दें या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कर दें। ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस आपके क्या कहलाते हैं? इन क्रॉस को बोलते हैं हम बैक क्रॉस। तो एक लाइन दिमाग में रखेंगे कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, परंतु सभी बैक क्रॉस सभी टेस्ट क्रॉस नहीं होते। एक्चुअली में टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस जो है वो एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस है। यानी कि एक प्रकार का जो स्पेशलाइज्ड जो आपका बैक क्रॉस है उसी का नाम टेस्ट क्रॉस है। सवाल उठता है कि फिर टेस्ट क्रॉस क्यों करवा रहे हैं? देखिए, टेस्ट क्रॉस को देखने का एक सिंपल सा रीजन है। जैसे मैं कहूं कि भैया जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सेकंड ग्रेड वाली क्लास में मैं कह सकता हूं कि भैया आप सारे बच्चे बीएससी हैं, परंतु कुछ बच्चे उनमें एमएससी भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं? सभी एमएससी बच्चों ने बीएससी कर रखा है और सभी बीएससी बच्चे एमएससी नहीं हो सकते, ठीक है ना? लेकिन जो एमएससी है वो बीएससी में लेगा, ठीक है? तो यहां पर देखें तो टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम रिसेसिव एलील के बारे में जानकारी जुटाते हैं। हम लोगों को यहां पर जो रिसेसिव कैरेक्टर है उस रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हम गैमेट की प्यूरिटी को चेकआउट कर लेते हैं। इसके द्वारा रिसेसिव एलील की प्यूरिटी चेकआउट हो जाती है, रिसेसिव एलील की जानकारी लगती है। और यहां पर हम लोग बताते हैं कि F1 का क्रॉस हम किसके साथ करवा दें? रिसेसिव होमो जाइगस के साथ करवाते हैं, अप्रभावी समयुग्मनजी के साथ। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी रेशियो निकालें तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर एक ही गैमेट बनेगा स्मॉल टी, और ये क्रॉस करवाया तो हमें यहां पर क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया साहब आपका टोल, और ये क्या हो गया? ड्वार्फ। तो टोल इज टू ड्वार्फ 1:1। ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आ गया। अब मैं आपको एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और इसमें बता देता हूं। क्या? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसे निकालते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, ये डाई हाइब्रिड हो गया और इसका क्रॉस रिसेसिव होमोजाइगस के साथ करवा दिया। यहां पर जो गैमेट बनेंगे वो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कैपिटल टी कैपिटल वी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल वी के साथ, स्मॉल टी कैपिटल वी के साथ, स्मॉल टी स्मॉल वी। कैसे बना सकते हैं गैमेट? ये देखिए, ये साहब हम क्या बना सकते हैं? गैमेट बना सकते हैं क्रॉस करवा के। और यहां पर एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल वी। फॉर्मूला लगा लीजिए आप अपना, यहां पर दोनों हेटेरोजाइगस है भैया। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, तो 2 की पावर n लगेगा, n का मान 2 है तो 2 की पावर 2, तो यहां पर 4 गैमेट बन गए। यहां पर अगर आप लोग लगाकर देखें तो 2 की पावर n, n का मतलब है 0, तो 2 की पावर 0 बराबर 1, क्योंकि 5वीं में गुरुजी पढ़ाया करते थे 1 की पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है।
इस तरह से आप आराम से अपनी प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। अब इनका क्रॉस करवा दीजिए, ये लीजिए साहब, एक, दो, तीन और चार। अब जैसे मैंने लिखा टी स्मॉल वी, यहां पर कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल टी, स्मॉल वी, स्मॉल टी, कैपिटल वी, स्मॉल टी, स्मॉल वी। अब इनका क्रॉस करवाता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी। इसका करवाएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल वी, स्मॉल वी। इसका स्मॉल टी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल वी, स्मॉल वी। और अब हम बता सकते हैं क्या, कैपिटल टी है तो टोल, कैपिटल वी है तो वॉयलेट, कैपिटल टी है तो टोल, स्मॉल वी है तो बच्चों क्या होगा, वाइट, और स्मॉल टी है तो क्या होगा, ड्वार्फ, कैपिटल वी है तो क्या होगा, वॉयलेट, स्मॉल टी है तो क्या होगा, ड्वार्फ होगा, स्मॉल वी है तो यहाँ पर क्या होगा, वाइट। तो बच्चों रेशियो क्या आएगा, अगर आप इनका रेशियो देखें तो 1 1 1 1, तो लिख सकते हैं 1:1:1:1:1। ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है। ये कुछ पार्ट जो आप लोगों का रिमेनिंग रह गया था, आप लोगों की बार बार में रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया बनाने के लिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर दिया है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। और भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कैन यू आस्क मी फ्रीली योर क्वेश्चंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू।